प्रॉब्लम करंट अफेयर्स में स्टूडेंट्स को क्या होती है कि उन्हें करंट अफेयर्स याद नहीं होते हैं। और याद होते क्यों नहीं है? उसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आप रोट लर्निंग पे फोकस करते हो। आप सोचते हो कि जो न्यूज़ है उसके डेटा को मैं याद कर लूँ, रट लूँ बिल्कुल, कभी भूलूँ ना। और ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल तब तक नहीं है जब तक आप उस न्यूज़ को प्रॉपरली एनालाइज़ नहीं करते हो। और एनालाइज़ करने से मेरा क्या मतलब है? एनालाइज़ करने से मतलब है कि जो न्यूज़ आइटम है वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उस एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा और सॉल्यूशन को भी अच्छे से समझना पड़ेगा। ये तो न्यूज़ की बात हो गई, कोई अगर करेक्टिव एक्शन ले रखा है तो। अब अगर डेटा है, कोई मैट्रिक है, तो डेटा या मैट्रिक्स में क्या होगा, आपको उसका इम्पैक्ट समझना पड़ेगा, उसका कॉज समझना पड़ेगा। जैसे जीडीपी की ग्रोथ रेट इतनी हुई, तो भाई ये क्या आपको इंडिकेट कर रहा है कि इकॉनमी कितने अच्छे से बढ़ी, इकॉनमी कैसे ग्रो हुई, क्या रीजंस थे। इस तरह से एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप करंट अफेयर्स को पढ़ने जाओगे तो आपको रिटेन हो पाएगा करंट अफेयर्स ज़्यादा देर टाइम तक, और आप एग्जाम में भी कर पाओगे। वरना करंट अफेयर्स पढ़ते हो, एग्जाम में नहीं कर पाते हो, यही रीज़न है, या एग्जाम में भूल जाते हो, यही कारण होता है। जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, उसको प्रॉपर एनालिसिस के साथ पढ़ो। दूसरा चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके एग्जाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो फाइनेंस, इकोनॉमी एंड सोशल करंट अफेयर्स। आपका ये यही वो पोर्शन होता है जहां आप एनालिटिकल या क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हो। बाकी अगर जनरल करंट अफेयर्स हैं, जैसे कि बुक्स का नाम हो गया, ऑथर्स का नाम हो गया, कोई भी ओबिचुरी हो गई, स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट हो गया, वहां आप बहुत ज़्यादा एनालिटिकल थिंकिंग नहीं यूज़ कर सकते हो, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं यूज़ कर सकते हो। लेकिन फाइनेंस, इकोनॉमी और सोशल इश्यूज के करंट अफेयर्स में आपको एनालिटिकल अप्रोच से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करना है। और इसी तरह से हम करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने जा रहे हैं 9 मई के करंट अफेयर को। ठीक है, फाइनेंस, इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज के करंट अफेयर्स को। चलो भाई, ये तो इंडेक्स है इसका। शुरू करते हैं। फाइनेंस, इकोनॉमी और सोशल इश्यूज के करंट अफेयर्स में जो पहली हेडिंग है वो हम देखेंगे, आरबीआई सर्कुलर्स या नोटिफिकेशन या मॉनेटरी पॉलिसी। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में होता है ये। सबसे पहले हम इसी को खत्म करेंगे, जो भी 9 मई में इस हेडिंग के अंदर कुछ भी हुआ है तो देखते हैं। न्यूज़ क्या कह रहा है, देखो। आरबीआई हैज ईज्ड कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स फॉर कमर्शियल बैंक्स by allowing them to include current year profits in their calculation on the quarterly basis without additional qualifying condition linked to non performing asset। अब आपको ये न्यूज़ समझ में आएगी ही नहीं जब तक आप इसके अंडरलाइन कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को नहीं समझोगे, और इस न्यूज़ ने किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया ये नहीं समझोगे। तो पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि कॉन्सेप्ट की, कि इस न्यूज़ को समझने के लिए आपको किस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है आपको। पहली चीज़, ये कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स होते ही क्या हैं? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोलते हैं जिसको। ये आप एक्चुअली आपका होता है CRAR। देखो मैं यहाँ कॉन्सेप्ट डिकोडर का कॉन्सेप्ट ले आया हूँ। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको कॉन्सेप्ट डिकोडर? यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, जिससे आपको न्यूज़ समझ में आए कि न्यूज़ में बोल क्या रहा है। ये क्या लिखा हुआ है? CRAR, जिसको आप कैपिटल टू रिस्क असेट रेशियो बोलते हो, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक है, दोनों चीजें बोल सकते हो। तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो क्या होता है, जिसकी यहाँ बात हो रही है कि आरबीआई ने इसको ईज कर दिया है। ये रेशियो बैंक के कैपिटल को उसके रिस्की असेट से कंपेयर करता है। ऊपर रहेगा कैपिटल, जिसमें हमारा टीयर 1 और टीयर 2 दोनों कैपिटल आता है। अब आपको कहोगे सर टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल क्या है, तो देखो इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जाना चाहते हो तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बना के रखी हुई है। CRAR क्या होता है डिटेल में अगर आपको समझना है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, और वहाँ फाइनेंस एंड इकोनॉमी सिंप्लीफाइड जो प्लेलिस्ट होगी उसको खोलना, और वहाँ CRAR को डिटेल में समझ लेना। ठीक है, बट अभी मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ कि कैपिटल जो भी है, कैपिटल में जैसे आपका इक्विटी आ गया, रिजर्व्स वगैरह भी आ गए, ठीक है, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी आते हैं। तो जो कैपिटल है, इसको अगर आप डिवाइड करोगे अपने रिस्की असेट से, इससे डिवाइड करोगे, रिस्की असेट से डिवाइड करोगे, तो ये बेसिकली आपको सिग्निफाई करने की कोशिश कर रहा है कि रिस्की असेट के कंपैरिजन में आपके पास कैपिटल कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज आपके पास कैपिटल है। तो जितना ज़्यादा कैपिटल होगा उतना बढ़िया है। ठीक है, 10% है, 15% है, या 5% है, तो इसकी मिनिमम एक परसेंटेज दी है आरबीआई ने, वो भी मैंने इस अलग से वीडियो में बना रखी है, वो आप देख लेना। ठीक है, लेकिन अभी का जो मुद्दा है, जो न्यूज़ है, वही क्या कह रहा है
कि कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म जो था उसको ईज कर दिया है। कैपिटल एडिक्वेसी क्या होता है आपको समझ में आ गया? इसको ईज कैसे कर रखा है? कैसे कर रखा है देखो लिखा हुआ है बाय अलाउिंग देम टू इंक्लूड, हाईलाइटर ऑन कर लेता हूँ, बाय अलाउिंग देम टू इंक्लूड करंट ईयर प्रॉफिट in their calculation on a quarterly basis without the additional qualifying condition linked to NPA provision। देखो ऊपर जो बोल रहा है कि allowing them to include the current year profit, अब current year profit किसमें आएगा? इसमें आएगा ना, कैपिटल में। होता क्या है कैपिटल में आपके जो पिछले साल के बहुत सारे प्रॉफिट्स है वो भी तो आएंगे इस कैपिटल में ऊपर। जब आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालोगे या CRAR निकालोगे तो इस कैपिटल में बहुत सारे जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है वो भी आएंगे। इस साल के जो प्रॉफिट है वो भी आना चाहिए। लेकिन पहले क्या होता था, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम क्या थी? पहली प्रॉब्लम ये थी कि जो क्वार्टरली बेसिस में आपका प्रॉफिट है उसको आप यहाँ नहीं ले सकते थे जब तक आप एक एग्जिस्टिंग कंडीशन को सेटिस्फाई ना कर लो। और वो कंडीशन क्या थी? वो कंडीशन ये कहती थी कि कमर्शियल बैंक could only include the quarterly net profits in their CRAR if their NPA provisioning did not deviate by more than 25% from the 4 quarter average। मतलब 4 क्वार्टर आपका जो है साल भर का उसका जितना एवरेज है, उसका जितना एवरेज था पहले और अभी करंटली जो आपकी एनपीए की प्रोविजनिंग है, ठीक है, एनपीए की जो प्रोविजनिंग है वो इस 4 क्वार्टर एवरेज के कंपैरिजन में 25% से ज्यादा डिविएट ना हुई हो। अगर एनपीए प्रोविजन, अच्छा इसका लॉजिक क्या है? एनपीए प्रोविजनिंग में अगर आपका डिविएशन हुआ होगा मतलब आपने बैड डेट ज्यादा दे रखे हैं। भाई एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो होते हैं, और क्या होगा भाई? तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब ये है कि अगर आपने, आपका मैं पेन एक्टिवेट करता हूं, अगर आपका एनपीए डिविएट कर रहा है 25% से ज्यादा, इसका मतलब आपके असेट जो बढ़ रहे हैं, रिस्की एसेट्स, ठीक है, वो आपके बैड डेट्स की वजह से बढ़ रहे होंगे, मतलब आपने अच्छे लोन नहीं दिए हैं। तो इसका मतलब है कैपिटल में आप इंक्लूड नहीं कर पाओगे, अपना कैपिटल जबरदस्ती का बढ़ा के नहीं दिखा सकते हो। तो आप ये नहीं यूज कर सकते थे, ये वाला जो प्रॉफिट था क्वार्टरली प्रॉफिट, उसको आप नहीं यूज कर सकते थे पहले। अब लेकिन क्या बोला है, इस 25% की लिमिट को हटा दिया है, इस कंडीशन को हटा दिया है, कह रहा है क्वार्टरली अगर प्रॉफिट है तो उसको आप आराम से आप ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ऐड कर सकते हो तो आपका कैपिटल ज़्यादा दिखेगा, और कैपिटल ज़्यादा दिखेगा तो आप, आपके पास ज़्यादा फंड्स बचेंगे लोन देने के लिए आगे, क्योंकि यहाँ का जो परसेंटेज है वो फिक्स है 9%। ये मैंने आपको बता दिया 9%, ये न्यूज़ नहीं थी अभी की, बट मैंने बता दिया कि 9% फिक्स रखा गया है यहाँ पे आरबीआई ने। ठीक है, एडिशनल बफर्स को ना जोड़ते हुए जो प्राइमरी बफर है वो 9% का कि कैपिटल होना चाहिए रिस्की एसेट्स की कंपैरिजन में। तो अगर आपका ये न्यूमरेटर कैपिटल अब और बढ़ सकता है तो इसका मतलब आपकी जो लोन की कैपेसिटी है वो और बढ़ जाएगी। भाई नीचे जो रिस्की एसेट लिखे हैं वो क्या है? वो लोन सी तो हैं, और क्या है? तो अगर आपका कैपिटल बढ़ रहा है, न्यूमरेटर ऊपर का बढ़ रहा है, तो नीचे के एसेट भी आप और ज्यादा लोन के लिए फंड आपके पास अवेलेबल है। मतलब यही काम आरबीआई ने किया है इसके थ्रू जो हम न्यूज पढ़ रहे हैं अभी। समझ में आ गया? देखो ये सोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, यही चीज लिखी हुई है यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है? बाय रिमूविंग दिस एनपीए लिंक्ड कंडीशन द आरबीआई हैज अलाउड बैंक्स टू फ्लेक्सिबली add their current year quarterly profits to their capital base। अब कैपिटल बेस बढ़ गया, और कैपिटल बेस अगर बढ़ता है तो कैपिटल एडुकेसी रेशियो आपका बूस्ट हो गया, जिसने आपकी लेंडिंग कैपेसिटी को बढ़ा दिया भाई, क्योंकि अब आप और ज्यादा लोन दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि अब 9% जब करोगे तो उसमें आपको और लोन प्रोवाइड करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई। सिंपल। अब ये न्यूज़ का हमने पोस्टमार्टम कर दिया, इसी तरह हम आगे की न्यूज़ का पोस्टमार्टम करेंगे भाई। देखते हैं आगे क्या न्यूज़ है। अब बात करते हैं हम सेकेंड हेडिंग की, जो कि है इकोनॉमिक मैट्रिक्स। इसमें आपको डेटा या इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे हमारा पहले इसमें न्यूज़ है इस हेडिंग के अंदर, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स रिजर्व ड्रॉप्ड बाय 2.794 बिलियन टू 690.603 बिलियन। तो भाई जो मई फर्स्ट वीक एंड हुआ था, है ना, तो उसमें आपका देख रहे हो कितना ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व हमारा ड्रॉप हो गया है। इसीलिए इतनी सारी न्यूज़ आ रही हैं, इसीलिए भाई मोदी जी भी बोल रहे हैं कि भाई डॉलर्स की डिमांड कम करो, फॉरेन घूमने कम जाओ, इंपोर्ट कम करो, कंजम्पशन कम करो। क्यों? क्योंकि जो पेमेंट्स होनी है वो सब फॉरेक्स करेंसी, फॉरेन करेंसीज में होनी है या फॉरेक्स रिजर्व्स के थ्रू ही होंगी। जितनी आप इनकी डिमांड करोगे उतना हमारा फॉरेक्स कम होता जाएगा। ठीक है, लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है आपकी। और गोल्ड रिजर्व भी इतना डिक्रीज हुआ है, तो आप कहोगे सर क्या हमको ये डेटा याद रखना है? नहीं, आपको डेटा याद नहीं रखना है, आपको उसके पीछे की इकोनॉमिक्स याद रखनी है, उसके पीछे के रीजन याद रखने हैं। जैसे पहला कि फॉरेन रिजर्व होता ही क्या है, तो ये सारे के सारे एसेट जो सेंट्रल बैंक होल्ड करता है फॉरेन करेंसीज में, जिसमें कि आपका फॉरेन करेंसी असेट्स भी आते हैं, जैसे कि आपका यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड, ये सारे के सारे जो करेंसीज है ये सारे इंक्लूड होती हैं। गोल्ड रिजर्व्स आते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं जो आप इंस्टीट्यूशन से निकाल सकते हो, है ना, फॉरेन करेंसीज में। तो ये सारे के सारे फॉरेक्स रिजर्व है, और ये डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कंजम्पशन बढ़ रहा है, इम्पोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं,
और बाहर के लोग पैसा यहाँ से निकाल रहे हैं। अब बाहर के लोग अगर पैसा निकालेंगे यहाँ से हमारी मार्केट से, तो वो पेमेंट तो डॉलर में लेंगे ना। तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, रुपीस की सप्लाई बढ़ेगी, रुपीस की सप्लाई बढ़ेगी, डॉलर की डिमांड अगर बढ़ रही है तो रुपीस तो डिप्रिशिएट ही करेगा ना, और क्या करेगा। आप समझ रहे हो, डॉलर की डिमांड अगर बढ़ रही है और रुपीस की सप्लाई बढ़ रही है, तो रुपीस क्या करेगा, डिप्रिशिएट ही करेगा, और क्या करेगा। इसी को मेंटेन करने के लिए आरबीआई ने भी क्या किया, आरबीआई ने भी क्या किया कि इसको, ये रुपीस को मेंटेन करने के लिए, ये जो रुपीस की जो सेकंड जो हमारी फॉरेक्स मार्केट है वहां पे इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा था कि डॉलर्स की डिमांड इतनी बढ़ रही थी और रुपीस की सप्लाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि डॉलर अप्रिशिएट कर रहा था और रुपीस डिप्रिशिएट होता जा रहा था। तो तो फिर क्या किया आरबीआई ने भी, क्या किया इसको मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कि रुपीस बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट ना करे, अपने एंड से भी डॉलर की सप्लाई को बढ़ाना चालू कर दिया। और यही रीज़न है, जो बेसिक जो रीज़न है वो यही है, जो आरबीआई का इंटरवेंशन हुआ है डॉलर की सप्लाई, डॉलर की सेल्स करने का फॉरेक्स मार्केट में। ठीक है, क्योंकि रुपये बहुत अंडर प्रेशर आ रहा था वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। इसलिए भी ये जो हमारा फॉरेक्स जो रिजर्व है ये इतना ड्रॉप हुआ है। और इसीलिए अब आपको बोला भी जा रहा है कि भाई आप न्यूज़ तो सुन ही रहे होगे, आजकल मोदी जी बोल रहे हैं कि ये मत करो वो मत करो। तो उसकी पीछे की इकोनॉमिक्स यही है। अब जो वो बोल रहे हैं वो कितना प्रैक्टिकल है कि नहीं, वो उस पर बात नहीं करेंगे हम, वो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल इतना नहीं है। लेकिन वो अभी हमारा कंटेंशन नहीं है पॉइंट। अभी हमारा पॉइंट यह है, ये जो न्यूज़ है इससे हमको क्या पता चलता है। तो आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। फॉरेन करेंसी एसेट मैंने समझा ही दिया आपको क्या होता है, फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है समझा दिया। ठीक है, और आपका इसके पीछे का ड्राइवर क्या था ये समझा दिया। तो उससे हुआ क्या, मैक्रो इम्पैक्ट देखते हैं। सो व्हाट, वाइल द ड्रॉप हाईलाइट द शॉर्ट टर्म कॉस्ट, ड्रॉप क्या हाईलाइट कर रहा है, शॉर्ट टर्म कॉस्ट ऑफ डिफेंडिंग डोमेस्टिक करेंसी, इंडियाज ओवरऑल रिजर्व रिमेन्स रोबोस्ट। ये लिखा तो है कि रोबोस्ट है, प्रोवाइडिंग अ स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक बफर अगेंस्ट एक्सटर्नल जियोपॉलिटिकल शॉक्स। पर ऐसा है कि अगर इसको सपोर्ट नहीं मिला अभी, जो यहाँ दिखाया हुआ है ना कि इतना ज़्यादा आपके पास है अभी, ये रिजर्व में इतना है, पर इसको सपोर्ट कंटिन्यूसली चाहिए होता है। अगर सपोर्ट नहीं मिला तो भी प्रॉब्लमेटिक है चीज़ें। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है, इंपोर्ट कम करने की ज़रूरत है। ठीक है भाई, अब आगे बात करते हैं इसका स्टैटिक लिंक। अगर लिंक में आपको बात करूं तो आपके एग्जाम में अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, और आरबीआई का जो फंक्शन है एज अ कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये जो टॉपिक है जो उसका स्टैटिक से लिंक करता है, तो आपको स्टैटिक भी उसी तरह साथ में रिवाइज करते चलना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे सेकंड न्यूज़ पे, इसी इकोनॉमिक मैट्रिक के हेडिंग पे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, ई वे बिल जनरेशन अंडर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स regime grew by 12% year on year to 133.37 million in April 2026। देखो ये फोर्थ हाईएस्ट एवर जो है रिकॉर्ड है हमारा। तो आपको सर के याद करना पड़ेगा। देखो ये मैट्रिक याद नहीं करना है, इसके पीछे का लॉजिक याद करना है। लॉजिक क्या रखोगे कि ड्राइवर क्या है इसके पीछे, इसके पीछे की इकोनॉमिक्स क्या है, क्यों इतना रिकॉर्ड लेवल पे जीएसटी हम लोग जो है बुक कर रहे हैं, या इतना रिकॉर्ड हमें दिख रहा है। और दूसरा इससे होगा क्या, इसका मैक्रो इम्पैक्ट क्या है, ये दो चीज़ें याद रखनी है। और साथ ही साथ जो आपके कॉन्सेप्ट डिकोडर है, यहाँ पे आपको हेडिंग मिल गई है कॉन्सेप्ट डिकोडर की, मतलब इस न्यूज़ में जो भी अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट है उसको भी समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसीलिए न्यूज़ अपने आप इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि यहाँ आपका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तभी तो आप एग्जाम में लिख पाओगे, आंसर को टिक कर पाओगे। अब इसमें ई वे बिल का कॉन्सेप्ट आया कि ई वे बिल का जनरेशन हमारा रिकॉर्ड हाई हुआ। तो ई वे बिल का मतलब क्या है, ई वे बिल को वैसे तो मैंने तो डिटेल में समझा रखा है, आप फिर से अगर इसी चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे, फाइनेंस और इकोनॉमी सिंप्लीफाइड सीरीज पे जाना, मतलब प्लेलिस्ट पे जाना, वहाँ आपको ई वे बिल का भी अच्छा खासा एक लेक्चर मिल जाएगा, छोटा सा 13 से 10 मिनट का। उसमें आपको ई वे बिल पूरा मैंने डिटेल में समझा दिया है, बट यहाँ मैं आपको ब्रीफ फिर से बता देता हूँ, और डिटेल में समझना होगा वहाँ से देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट से। ये ऐसा डॉक्यूमेंट है, ये पास है आपका, रोड में निकलने का पास। इसको ऐसे समझो, जैसे आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो आपको ट्रेन का टिकट लेना पड़ता है ना, लेना पड़ता है तभी ट्रैवल कर पाओगे, वरना टीटी पकड़ लेगा। वैसे ही अगर इंडिया में आपको मूवमेंट ऑफ गुड्स करनी है, मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सप्लाई हो रहा है गुड्स का एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको ये ई वे बिल आपके पास होना चाहिए, जो प्रूफ है इस चीज़ का कि आपने इस मूवमेंट पे, इस सप्लाई पे टैक्स पेमेंट की हुई है। ई वे बिल वो प्रूफ होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा रोका नहीं जाएगा, रोका भी जाएगा तो आप तुरंत ई वे बिल दिखा के आगे बढ़ सकते हो। और अथॉरिटीज़ के पास भी ये ऑनलाइन एक्सेस होता है देखने का, जो ट्रक पे जा रहा होगा सामान उस ट्रक के नंबर से भी ट्रैक हो सकता है। तो एकदम ऑनलाइन ये जीएसटी का जो पोर्टल है उसके थ्रू ई वे बिल जनरेट होता है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, एक तरह का पास है आपका,
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का या मूवमेंट ऑफ गुड्स का, सप्लाई करने के लिए गुड्स को, ठीक है। और जीएसटीएन तो आपको पता ही होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क है। ये वो नेटवर्क है जो ई वे बिल को मैनेज करता है पोर्टल में, ताकि टैक्स इवेजन ना हो। ये प्रूफ है कि आपने टैक्स दिया है इस मूवमेंट ऑफ, इस सप्लाई ऑफ गुड्स में, ठीक है। अब ड्राइवर क्या है, क्यों ये 12% ईयर ऑन ईयर हाइक हो रहा है, ये दिखा रहा है कि भाई हमारी गुड्स मूवमेंट में बढ़िया मोमेंटम चल रहा है, सप्लाई चेन बढ़िया है, कंजम्पशन भी अक्रॉस सेक्टर्स अच्छा हो रहा है। दिस ग्रोथ अकर्ड डिस्पाइट सम सेक्टर्स बीइंग impacted by geopolitical challenges in the वेस्ट एशिया, ठीक है। भाई जियोपॉलिटिकल कंडीशन तो अभी है ही है, बहुत सारे चैलेंजेस तो है ही हैं, बट ये डोमेस्टिक की बात कर रहा है कि डोमेस्टिकली हमारा अभी साउंड चल रहा है। डोमेस्टिक में अगर आप अच्छा कंजम्पशन कर भी रहे हो, इंपोर्ट वगैरह कम हो रहा है, आपस में ही अच्छा कंजम्पशन है, इकोनॉमी अच्छी फ्लो हो रही है, तो अच्छी चीज़ होती है, वो खराब नहीं है, ठीक है। तो इससे होगा क्या, इसका इम्पैक्ट क्या है। देखो स्ट्रॉन्ग इवेबल नंबर एक अर्ली इंडिकेटर है 2027 के लिए। तो ये दिखा रहा है कि प्राइवेट जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो बढ़िया है, भाई ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, अच्छे खासे ईवी बिल जनरेट हो रहे हैं, मतलब कंजम्पशन अच्छा हो रहा है, तो जीएसटी कलेक्शन अच्छा होने वाला है 2027 में, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम आपका इनडायरेक्टली लिंक करता है आपके स्टैटिक सिलेबस के साथ। चलो भाई नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, फिनटेक इनोवेशन हेडिंग है, और इसके अंदर की जो न्यूज़ है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है आपकी, ये कहाँ से हाँ जी ठीक है। तो न्यूज़ क्या कह रहा है कि कैरिबियन कंट्रीज हैं, दो ये कैरिबियन नेशन है, ठीक है, ट्रिनिडाड और टोबैगो, ठीक है। ये पहली कैरिबियन नेशन बना है जिसने इंडिया के यूपीआई को अडॉप्ट किया है, यूपीआई के प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट किया है। ये आप कंट्री के नाम याद रख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही साथ देखो, ये जो यूपीआई है ये हमारा सिस्टम है, इंडिया का है, इंडिया ने डेवलप किया है, ठीक है। और इसमें पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, हो सकता मर्चेंट के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। अब ये अगर कोई अडॉप्ट कर रहा है तो भाई इंडिया का बहुत अच्छा है, इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है वो बाहर जा रही है। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या थी, डेवलपिंग नेशन जैसे ये फेस कर रहे थे चैलेंजेस कि लो कॉस्ट, जो बाकी जैसे कैरिबियन नेशन है या बाकी भी जो डेवलपिंग कंट्री है, उनको लो कॉस्ट सिक्योर स्केलेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पे प्रॉब्लम हो रही थी, बट इंडिया तो ऑलरेडी कर चुका है। तो इंडिया की अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी ने अगर अडॉप्ट कर रखा है, तो उनका काम भी सॉर्ट हो गया, उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, ठीक है। तो सोल्यूशन कैसे हुआ उनका है, अगर यूपीआई प्लेटफॉर्म कंट्री अडॉप्ट कर रही हैं तो उनका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है, और इससे हमारे बायलेटरल टाइज भी इंप्रूव होंगे, ठीक है। चलो भाई अब आगे आते हैं। बैंकिंग सेक्टर डेवलपमेंट में आपका डेटा आया है इस बार, ये है कि एसबीआई ने बढ़िया जो है, मॉडेस्ट, बढ़िया तो नहीं, मॉडेस्ट 5.58% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज किया है नेट प्रॉफिट में। आपको सर के याद करना पड़ेगा, नहीं फिर से ये याद नहीं करना है, इसकी इकोनॉमिक्स समझनी है आपको। याद करने वाले ऊपर वाले पॉइंट्स हैं जो मैं बता चुका हूँ, जैसे ये जो नेशन है कैरिबियन नेशन, उसके बाद मैंने आपको बताया ना ये वाला याद कहाँ गया, सबसे पहली न्यूज़ थी ये, इसको याद करना है। याद करने वाला मैं आपको बता दे रहा हूँ, मतलब याद करने वाला मैं आपको कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन जो याद नहीं करना होगा वहां बोल दूंगा कि इसको याद नहीं करना है न्यूज़ को, इसकी लॉजिक को समझना है, कि लॉजिक को समझना है ताकि आपको बाकी की न्यूज़ भी समझ में आए अच्छे से। तो उसमें लॉजिक क्या समझना है कि पहली बात तो न्यूज़ देखते हैं कि एसबीआई ने रिपोर्ट किया भाई 5.58 का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज नेट प्रॉफिट में। कितना हो गया इनका अब ये, 29,684, 29,684 करोड़ Q4 में फाइनेंशियल 26 में, ठीक है। तो ये हमारा जो वो था क्या कहते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा था, इसने भी अच्छा खासा प्रॉफिट किया है, ठीक है। तो एंड बैंक ऑफ इंडिया ने भी अच्छा देखो प्रॉफिट अच्छा किया है। तो यहाँ पे इससे ओवरऑल पता क्या चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि दो तीन सेगमेंट हैं ऐसे जहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है इनका। लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट जो आने वाले हैं इनके नीचे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेंगे उनको पहले समझ लो। पहला है नेट इंटरेस्ट इनकम। आपको अगर सर ये नेट इंटरेस्ट इनकम क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो न्यूज़ में है ही नहीं। ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि नीचे अभी आएगा, अभी आप समझोगे कि नेट इंटरेस्ट इनकम का काम है, ड्राइवर मेन वही है। पहले समझो इसको, नेट इंटरेस्ट इनकम क्या है, ये डिफरेंस है। ये देखो इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, स्टैटिक के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। नेट इंटरेस्ट इनकम ये होता है कि जो इंटरेस्ट बैंक अर्न कर रही होती है लोन पे, और जितना वो पे कर रही होती है अपने डिपॉजिटर्स को, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम, एनएनआई। नेट इंटरेस्ट इनकम क्या है कि जो इंटरेस्ट लोन देने पे उनको मिल रहा है, ऑब्वियसली बात है, अगर मान लो 10% मिल रहा है या 12% मिल रहा है, और जो डिपॉजिटर्स को ओवरऑल जो वो दे रही है इंटरेस्ट, मान लो 6% है,
या 5% है, तो आपको प्रॉफिट तो मिल ही रहा है ना। तो ओवरऑल जितनी भी इनकम अर्न करोगे इस तरह से, वो है नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है? ये वो प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इस एनआईआई को, मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम को, डिवाइड कर दें अपने एवरेज अर्निंग असेट के साथ, तो आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन पता चलता है। तो ड्राइवर क्या है कि क्यों बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है प्रॉफिट दिख रहा है हमको, ये स्ट्रॉन्ग एनआईआई ग्रोथ दिखा रहा है। और ये जो बैड लोन्स थे उनके प्रोविजन में भी कटौती की गई है। अब भाई प्रोविजन में कटौती करोगे तो प्रॉफिट तो ज़्यादा दिखेगा ही ना। ये तो एक्सपेंसिव मानते हो आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ठीक है। और जो एसबीआई का है, एसबीआई में देखो, एसबीआई में बहुत ज़्यादा तो प्रॉफिट दिख नहीं रहा आपको, मॉडेस्टी प्रॉफिट दिख रहा है। बाकियों में तो चलो दिखा 15% 11%। एसबीआई का जो Q4 का जो परफॉर्मेंस था, ये ड्राइव हो रहा था 29% बाय, वाज ड्रिवन बाय शार्प 29% डिक्लाइन इन द नॉन इंटरेस्ट इनकम। ये नॉन इंटरेस्ट इनकम की बात हो रही है। ये नॉन इंटरेस्ट इनकम है, उसमें थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, नॉन इंटरेस्ट इनकम में। इसके वजह से आपको थोड़ा सा इसमें उतनी ज़्यादा मॉडेस्ट ही इंप्रूवमेंट दिख रहा है एसबीआई के इसमें प्रॉफिट में, ठीक है। तो आपको ये मैट्रिक समझ में आ गया। तो इससे हुआ क्या? डेटा से हमें समझ में आ रहा है कि ओवरऑल एसेट क्वालिटी बढ़ रही है पब्लिक सेक्टर बैंक में। और जो एनपीए रेशियो है, ये अच्छी खबर है कि भाई वो डिक्लाइन हो रहे हैं। लेकिन जो आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी कम हो रहा है। ये थोड़ा सा चिंताजनक बात है। चलो भाई, अब बढ़ते हैं आगे। खत्म हो गया आपका। बस ये जनरल करंट अफेयर्स हैं, ये तो याद करने वाले हैं, ये तो आप घर पे भी पढ़ सकते हो। मेन हमारा काम क्या है? मेन काम था इकोनॉमी एंड फाइनेंस के करंट अफेयर्स को अच्छे से करना, जो मैंने 9 मई के आपके करा दिए कंप्लीट, ठीक है। चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।